Hi everyone. So today we are going to start the paper Atomic and Molecular Physics, MSc semester 2. And as you can see, we will start with unit 1, hydrogen atom, gross structure, energy spectrum, probability distribution of radial angular wave functions, magnetic dipole in external magnetic field, space quantization, effect of spin, relativistic and spin orbit corrections to energy level of hydrogen, Hamiltonian including all corrections and term shifts, fine structure, द लैम्प शिफ्ट ओनली द क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. सो ये वाली यूनिट जो है हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस यूनिट के अंदर आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफाइड दिख रहे होंगे, बट ये डिटेल में है. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसमें सिर्फ एक लाइन में ये खत्म हो जाता है कि उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ना है. लेकिन हम देखेंगे कि उसके अंदर हमें हाइड्रोजन एटम के अंदर सबसे पहले डेरिवेशन भी करना होगा, और उसके बाद हमने यूजी के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा है, इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम. तो सेम हम वही चीज करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम यूनिट 1 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका पेपर का नॉमेनक्लेचर है पेपर फिजिक्स 204. ओके, ये आपका फोर्थ पेपर है, बेसिकली सेमेस्टर 2 के अंदर फोर्थ पेपर है. ओके, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर जो है हम बाद में स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स है, और आपका पेपर शायद एडवांस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है, और फिर एटॉमिक है. बट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक. ओके, सो चलते हैं एटॉमिक के अंदर यूनिट 1 को स्टार्ट करते टाइम पे. तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे अपन, जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको सॉल्व कैसे करना है. तो सबसे पहले अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो वो आ सकता है कि व्हाट इज वेव नंबर यूनिट, है ना. वेव नंबर यूनिट, क्योंकि पूरी बुक में, पूरे सिलेबस के दौरान हम वेव नंबर के बारे में बात करेंगे, तब आपको एनर्जी में और वेव नंबर की यूनिट में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वेव नंबर यूनिट से. सो वेव नंबर यूनिट आपकी क्या होती है? ओके, ये हाइड्रोजन एटम से स्टार्ट करने से पहले का है. ओके, बट आपको पूछा जाएगा. सो द वेव नंबर यूनिट्स आर कॉमनली यूज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट्स एज अ मेजर ऑफ एनर्जी. मतलब एनर्जी जो है उसी को मेजर करने की एक सेकेंड यूनिट आती है जिसे हम वेव नंबर कहते हैं. लेकिन एनर्जी की जो यूनिट होती है और वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो सेम नहीं होती है, बट ये मेजरमेंट किसका करती है? एनर्जी का ही करती है. सो व्हेन अ सिंगल पार्टिकल, whether it is atom or molecule, emits light, the emitted light quantum will have an energy given by. अब नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं एनर्जी को? इज इक्वल्स टू एच न्यू लिखते हैं, करेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास, तब हम इस एच को प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं और न्यू को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर अपन इसकी जगह न्यू प्राइम यूज करेंगे, क्योंकि अपन जो वेव नंबर है उसको यहाँ पर किससे यूज करेंगे? न्यू से. सो रिमेंबर वन थिंग, फ्रीक्वेंसी को अपन किसे यूज कर रहे हैं? न्यू प्राइम से. और वेव नंबर को किसे यूज कर रहे हैं? न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी पता चल जाएगा. सो अगर एनर्जी का फॉर्मूला अपन लिखते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू प्राइम. सो व्हाट इज एच ओवर हियर? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड व्हाट इज न्यू प्राइम? न्यू प्राइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड लाइट. आई थिंक इतना तो क्लियर है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है प्लैंक्स फोटोन थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय एच न्यू प्राइम. ओके, नाउ न्यू प्राइम जो है उसके और वेव नंबर के बीच में रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. न्यू प्राइम इज इक्वल्स टू सी न्यू, वेयर न्यू इज द वेव नंबर. सो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, डिफाइन वेव नंबर. तो आपको शुरू यहाँ से करना है, ये वाली लाइन से स्टार्ट करना है. द वेव नंबर यूनिट्स आर कॉमनली यूज्ड as a measure of energy. When a single particle emits light, the emitted light quantum will have an energy given by E is equals to h nu prime, where h is Planck constant and nu prime is the frequency of emitted light. Okay, now where nu prime is equal to c nu, where nu is the wave number. Therefore, तो अब क्या रिलेशन हुआ एनर्जी और न्यू में? इस न्यू प्राइम की जगह अपन वैल्यू पुट करते हैं सी न्यू, करेक्ट. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? ये आ गया एच सी न्यू. तो E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू. तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? न्यू इज इक्वल्स टू ई ओवर एच सी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेव नंबर. तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? जब भी आपके पास एनर्जी आ जाएगी उसको डिवाइड किससे कर देना है? एच सी के मल्टीप्लीकेशन से. ये पूरे सिलेबस के दौरान मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी, आपको याद रखना है कि जब भी मेरे पास एनर्जी आएगी और अगर मुझे वेव नंबर में आंसर चाहिए होगा तो मैं उसको क्या करूंगी? एनर्जी को डिवाइड किससे करूंगी? एच सी से. ठीक है. अब यहाँ पर अगर अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है.
ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, किसकी वैल्यू है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमें पता है एनर्जी है। सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो आपका वेव नंबर आता है, कैसे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले एच और सी की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। मान क्योंकि न्यू जो है हमारे पास यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इस न्यू की, तो आपके पास इसकी डायमेंशन आएगी 1/लेंथ। ध्यान रखना, वेवलेंथ की जो आएगी वो क्या आएगी आपके पास, 1/लेंथ। तो 1/लेंथ, लेंथ को अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/सेंटीमीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। तो वेव नंबर जो है वो किसमें दिया जाएगा, मीटर इनवर्स में या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में, या लेंथ की कोई भी जो मेजरमेंट ले रहे हो उसका इनवर्स करना है। तो सपोज अगर अपन वेव नंबर लेते हैं 100 मीटर इनवर्स, तो 100 मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, विच इज अ सिंपल मैथमेटिक्स जो आप खुद कर सकते हैं। वो सेंटीमीटर में क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो उस कंडीशन में एनर्जी किसके इक्वल होगी, मतलब आपको अगर वेव नंबर दे दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, तो वो निकालना है। तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो अपन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आता है, H विच इज प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ये आ रही है, जूल सेकंड उसकी यूनिट होती है। देन C, स्पीड ऑफ लाइट, तो वो अगर प्रिसाइज लेते हैं तो 2.998 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। और न्यू जो है हमारे पास, क्योंकि हमने ये SI यूनिट में लिया है, SI यूनिट में हमारे पास डिस्टेंस जो होती है वो मीटर में ली जाती है। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 100 मीटर इनवर्स। तो 100 मीटर इनवर्स अगर अपन ले लेते हैं, हमारे न्यू की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू आएगी जूल में। सो एनर्जी की वैल्यू किस में आ रही है आपके पास, 1.986 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल आ रही है। तो अगर अपन को 1 सेंटीमीटर, ये अपन ने किसके करस्पॉन्डिंग निकाला, 1 सेंटीमीटर इनवर्स के करस्पॉन्डिंग निकाला। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो कितनी एनर्जी देता है आपके पास में, 1.986 इंटू 10⁻⁻23 जूल के इक्वल आएगा। ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल का है। पर मॉलिक्यूल का हमें पता है हमारे पास एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 इंटू, मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। सो हम ये क्या कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो किसके, ये अगर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, करेक्ट। अगर ये इक्वेशन ए में, अगर ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, तो सिंपली इस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये एनर्जी को अपन ने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो अब 1 मोल की आ गई है। क्योंकि ऊपर जो एनर्जी निकाली थी वो आपने सिंगल पार्टिकल की निकाली थी। वाई, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ये रहा सिंगल पार्टिकल। यहाँ पे सिंगल पार्टिकल, सिंगल एटम या फिर सिंगल मॉलिक्यूल, इस वजह से जो एनर्जी आपने कैलकुलेट की थी शुरुआत में, वो एनर्जी किसकी थी, ये एनर्जी एक मॉलिक्यूल की थी। तो अगर एक मोल की निकालनी है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कितने की आ जाएगी, 1 मोल की आ जाएगी, करेक्ट। अब हम कैलोरी में अगर देखते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.186 जूल होते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर इनवर्स जो है, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। और अगर हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इतने जूल पर कैलोरी से। तो हमने पास जो है जूल में आया, उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास किस में आंसर आ जाएगा, कैलोरी पर मोल में आ जाएगा। अभी भी 1 मोल का ही चल रहा है, बस जूल से शिफ्ट होके किस में आ गया, कैलोरी में आ गया। सो आई होप इट इज क्लियर। सो अगर आपको पूछा जाए कि कैलोरी में कितना होता है, तो देखो क्वेश्चन आ सकता है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स में कितनी एनर्जी होती है जूल में, वो हमने कर दिया। कितनी एनर्जी होती है कैलोरी में, वो हमने कर दिया। और अब अगर पूछा जाए कि किलो कैलोरी में कितनी होती है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर कैलोरी में इतनी आई है, तो किलो कैलोरी में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ से करना है, किलो कैलोरी आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने अभी भी नहीं निकाला है। सो हम जानते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है नॉर्मली एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपने पढ़ी हुई होगी, यूजी में, बीएससी में ही पढ़ा होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर मॉलिक्यूल। रिमेंबर ये पर मॉलिक्यूल है। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, सबसे पहले जूल में जो एनर्जी मिली थी, कितनी मिली थी, यहाँ पे देखिए ये वाली 1.986 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल मिली थी। तो 1.986 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.602 से। तो जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, हमारे जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ईवी कहाँ चला जाएगा, हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स में हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.239 इंटू 10⁻⁻4 ईवी। सो अब 1 सेंटीमीटर इनवर्स को आपको जूल में कन्वर्ट करना भी आ गया, कैलोरी में कन्वर्ट करना भी आ गया, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना भी आ गया।
गया और ईवी में भी कन्वर्ट करना आ गया, और ये हमारे पास है वेव नंबर, और ये चारों हमारे पास क्या है, एनर्जी। सो बेसिकली जो वेव नंबर है दैट इज नथिंग बट अ डिफरेंट वे टू मेजर द एनर्जी। ओके, ये डिफरेंट वे है एनर्जी को मेजर करने के लिए। अच्छा, ये हमने किया है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स में कितना ईवी होता है, लेकिन 1 ईवी में कितना सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ये बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन हो गया। तो हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स में इतना ईवी होता है, और 1 ईवी यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये चला जाएगा आपके पास कहाँ पे, नीचे आ जाएगा। सो कन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होता है जूल पर मॉलिक्यूल, करेक्ट। और इतना होता है हमारे पास यहाँ पे जूल पर मॉलिक्यूल। सो हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, कि ये कैसे निकाला, कन्वर्स कैसे किया, मतलब रिवर्स इसको जो है वो कैसे किया। ये बहुत ही आसान है। यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ओके, यहाँ से देखना इस वाले फॉर्मूले से, इधर 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, इधर देखो जूल पर मॉलिक्यूल है, इधर भी जूल अपॉन मॉलिक्यूल है। सिर्फ इस ईवी को ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो ईवी यहाँ आ गया। अब इस ईवी को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इनवर्स से कौन मल्टीप्लाई होगा, 1.602 वाला पार्ट हो जाएगा, और ये 1.986 वाला जो है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो इधर क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि ये रहा, और इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ है, 1.602, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड किससे किया है, 1.986, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया है। सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 8066 सेंटीमीटर इनवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये सब बताने का सिर्फ एक पर्पस था, क्योंकि आपके आगे आने वाले चैप्टर में आपको वेव नंबर में ही चीजें पूछी जाएगी, तो तब आपको एनर्जी में और वेव नंबर में कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना कि वेव नंबर में होता है एनर्जी अपॉन hc, बस ये ध्यान रखना, ये वेव नंबर में होता है और ये एनर्जी में होता है। फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू प्राइम से डिनोट किया है। ये बेसिक्स थे जो हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर फ्रॉम रिलेशन सी और बी, अब ये मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि मैंने एक में करके बता दिया। रिलेशन सी और बी से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है किलो कैलोरी में भी निकाल सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपके पास एग्जाम में वो पूछा नहीं जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ईवी में ही पूछा जाएगा, बट ये आपकी एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ। ओके, अब आता है हमारा बोर सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो एग्जाम में सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है, सो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो थ्योरी पे नहीं चलेंगे, डायरेक्टली वहां पर चलेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको बहुत पहले से पता है कि जनरली हमने एक मतलब फ्रीक्वेंसी लैम्डा, मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अब हम क्या बात कर रहे हैं, वेव नंबर की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि वेव नंबर की बात हो रही है, क्योंकि वेव नंबर की डायमेंशन होती है 1 अपॉन लेंथ, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन लेमडा। ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो फॉर्मूला होगा c बाय लेमडा, और अगर वेव नंबर होगा तो फॉर्मूला कितना होगा, 1 बाय लेमडा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आती है 1 अपॉन लेंथ, लेकिन इसकी वैल्यू 1 अपॉन लेंथ नहीं आती है। तो अगर वेव नंबर में बात करनी है तो ये वेव नंबर में दिया हुआ है आपके पास में, न्यू जो है वो वेव नंबर में है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लेमडा लिख सकते हैं। फॉर्मूले में आपने पढ़ा है पहले भी, इवन 11-12 में भी पढ़ा है ये वाला बोर मॉडल। तो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, h इसलिए लगाया है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट है, और आपने देखा होगा कि 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। अब इसके पास हमारे पास लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज आती है। तो हमारे पास जो बामर सीरीज होती है उसका फॉर्मूला कितना होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर का होगा। n की वैल्यू आपके पास 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, करेक्ट। तो बेसिकली n इक्वल टू 3 से जो इमीडिएट लाइट है वो n इक्वल टू 2 में आनी चाहिए, करेक्ट। तो हमारे पास 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, और अगर n इक्वल टू 4 जो है इसके ऊपर n इक्वल टू 4 है, वहां से लाइट आ रही है, n इक्वल टू कहीं से भी आओ लेकिन लाइट कहाँ पे आएगी, n इक्वल टू 2 में ही आएगी, इसलिए 2 तो फिक्स रहेगा, और इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो स्पेक्ट्रम क्या होगा, हमारे पास पूरा का पूरा बामर सीरीज होगा। नाउ हियर न्यू इज द वेव नंबर, करेक्ट। RH is the Rydberg constant for hydrogen,
और RH की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो भी आपको याद ही रखनी है। मीटर इनवर्स में RH की वैल्यू होती है ये, और हमारे पास में सेंटीमीटर इनवर्स में अगर, तो सेंटीमीटर इनवर्स में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये। ओके, और इसी तरह से अगर हमें लाइमन सीरीज का फॉर्मूला निकालना है तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, बस जहां पे 2 रखा था वहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से ऊपर के n की सारी वैल्यूज होगी 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइमन सीरीज। बामर सीरीज भी हो गई आपके पास, लाइमन सीरीज भी हो गई आपके पास। पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये भी आपको पता है। पास्चन में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 में आना होता है, ऊपर से कहीं से भी वैल्यू आ सकती है, 4 से आ सकती है, 5 से आ सकती है, 6 से आ सकती है। तो फॉर्मूला पास्चन का ये हो जाएगा, ब्रैकेट का ये हो जाएगा, और फंड का हो जाएगा। ये हमारे पास क्या देता है आपको, जनरल स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन एटम। करेक्ट, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपके पास बनाता है, एनर्जी का स्पेक्ट्रम। ये हम आगे डायग्राम भी देख लेंगे, वैसे आपने डायग्राम देखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो एग्जाम में नहीं दिया, सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, बोर्स पोस्टुलेट्स। तो ये आपको पोस्टुलेट्स हमेशा याद रखनी है, जो अपन मेन है वही याद रखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है एग्जाम क्रैक होना चाहिए। एग्जाम में जितना पूछा जाएगा सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। ये तो बुक है, इसमें तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पर उतना टाइम हमारे पास नहीं है, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट 4 पेपर इन 4 मंथ्स, सो आई हैव ओनली 1 मंथ फॉर दिस पेपर। नाउ फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो ये है बोर की। बोर का मॉडल जो था वो क्लासिकल मॉडल था, और वो उन्होंने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी बोर की, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस under the influence of the Coulomb attraction between the electron and the nucleus according to the laws of classical mechanics। तो बोर ने ये कहा था कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच में कूलम अट्रैक्शन लगता है, और कूलम अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, और जिस शेप में वो मूव करता है वो शेप प्योरली कौन सा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही वो मूव करता है, दैट्स इट, यही फर्स्ट है। ओके, इसके अलावा हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आ जाओ अपन सेकंड पोस्टुलेट पे आ जाते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने ये कहा था, आउट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट बने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑर्बिट्स, आउट ऑफ इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में से विच वुड बी पॉसिबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में सारे पॉसिबल नहीं होंगे, मगर क्लासिकल मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में होने की पॉसिबिलिटी उसकी नहीं होगी, कुछ ही में पॉसिबल हो सकता है। पर कुछ ही में पॉसिबल होने की कंडीशन क्या है, सो इट इज ओनली पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन to move in an orbit for which the magnitude of its orbital angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi, where h is the Planck constant which is L। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर, लेकिन उनमें से इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही ऑर्बिट चूज करेगा, सिर्फ उसी ऑर्बिट में रहेगा जिसके अंदर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है L, उसकी वैल्यू जो है वो h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी यहाँ पर n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। सो n कैन बी 1 2 3 एंड सो 4 5। n जो है वो 2.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर नॉट द इंटीजर नंबर्स। आई होप ये समझ में आ गया सेकंड पोस्टुलेट्स आपको। ठीक है, तो ये जो आपका है वो क्वांटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो पोस्टुलेट है आपके पास में वो क्या बताता है, द इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट ऑफ इट्स एक्सेलरेटेड मोशन डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हाइल मूविंग इन एन अलाउड ऑर्बिट, हेंस इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स स्टेशनरी। देखो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे बोर ने कह दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ने कोई ऑर्बिट चूज कर लिया है और वो उस ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करेगा, तो हमें पता है सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी मोशन हमेशा एक्सेलरेशन वाली मानी जाती है। व्हाई? क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, राइट? उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, पर उसकी जो
वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। व्हाई? स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास उसकी पहले वेलोसिटी इधर थी, फिर वेलोसिटी इधर हो जाएगी, फिर वेलोसिटी इधर हो जाएगी, फिर वेलोसिटी इधर हो जाएगी। तो कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? इट्स चेंजिंग। और अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो, बट उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेलरेटेड। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, पर क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये माना जाएगा कि उसकी जो मोशन है वो क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉर्मली ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है, अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो उससे रेडिएशंस निकलती है। लेकिन बोर ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, और उससे एक्सेलरेशन होने के बावजूद वो कोई भी एनर्जी की रेडिएशन या रेडिएशन जो होती है वो इमिट नहीं करता है, राइट? डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और क्योंकि वो रेडिएशन इमिट नहीं करता है, इसलिए उसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई, इसलिए उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? स्टेशनरी रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। दिस पोस्टुलेट्स रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर मान लीजिए उसकी जो एनर्जी, अगर वो कंटिन्यू रेडिएशन इमिट करता रहता, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहती और वो न्यूक्लियस के अंदर आके फॉल कर जाता। बट इट डजंट हैपन, ऐसा होता नहीं है। तो बोर ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। फोर्थ पोस्टुलेट बोर की ये कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिटेड तभी होगा इफ एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ टोटल एनर्जी EI discontinuously changes its motion so that it moves in a lower orbit of total energy EF। यानी कि बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब तक एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक तो कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास में दो ऑर्बिट हैं, और मान लीजिए पहले वो था जिस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी थी EI, और नीचे अंदर वाला एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है EF। अगर वो इस पहले वाले ऑर्बिट से सेकेंड वाले ऑर्बिट में जंप करता है, जंप करते वक्त वो क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा, और उससे उसकी एनर्जी इमिट होगी, और वो एनर्जी मान लीजिए अपन क्या बोलते हैं? E। और उस E की वैल्यू मान लीजिए h न्यू बोलते हैं। तो ये जो h न्यू होगी वो किसके बराबर होगी? EI, इनिशियल एनर्जी उसकी थी EI, और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? EF। तो ये जो डिक्रीज वाला होगा, इतने अमाउंट की एनर्जी जो है वो निकाल देगा, इतने अमाउंट की एनर्जी निकाल के, तो जो चेंज इन एनर्जी होगा, जाहिर सी बात है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? चेंज इन एनर्जी इक्वल टू द इमिटेड रेडिएशन। तो जो यहाँ से अगर अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू प्राइम से डिनोट कर रहे हैं, तो मैं एनर्जी को h न्यू प्राइम से डिनोट कर देती हूँ। यहाँ से न्यू प्राइम की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी? EI माइनस EF अपॉन h। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इमिटेड रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? EI माइनस EF अपॉन h। Correct? This postulate is closely related to Einstein postulates E is equals to h nu prime, that the frequency of a photon of electromagnetic radiation is equal to the energy carried by the quantum divided। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जबकि किसी ऑर्बिट से EI वाली एनर्जी से EF वाली एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो फोटोन इमिट करेगा, और वो फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? h न्यू प्राइम होगी। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है। These postulates mix up the classical and non-classical physics. The electron moving in a circular orbit is assumed to obey classical mechanics, क्योंकि जो बोर का मॉडल था वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था। Yet non-classical idea of quantization, जबकि क्वांटाइजेशन किस में आता है? क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। उन्होंने वो भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उन्होंने L को क्या कर दिया? NH अपॉन 2 पाई। तो जिसके भी आगे ये इंटीजर नंबर लग जाता है ना, वो चीज क्वांटाइज्ड मानी जाती है, वो क्वांटिटी इज कंसिडर्ड टू बी क्वांटाइज्ड। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन का भी रोल आ गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि नॉन क्लासिकल आइडिया भी बोर ने यूज कर लिया। तो द इलेक्ट्रॉन इज अस्यूम टू ओबे वन फीचर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी विच इज कूलम लॉ, क्योंकि वो कूलम अट्रैक्शन की वजह से घूम रहा है। येट नॉट टू ओबे अनदर फीचर विच इज इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ एक्सेलरेटेड बॉडी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें रेडिएशन इमिट होना चाहिए, बट बोर ने कहा था कि नहीं होगा। तो बोर ने क्या किया? एक फीचर तो ले लिया क्लासिकल मैकेनिक्स का और एक फीचर ले लिया मतलब नॉन क्लासिकल का। सो इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ गई।
ओके। नाउ बोर्स मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, वन इलेक्ट्रॉन एटम सिर्फ हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम अभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन में तो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर हीलियम प्लस आयन ले लो तो हीलियम प्लस का मतलब है हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, तो अब हीलियम में भी क्या बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हीलियम प्लस भी जो है वो कैसा हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ये हम समझते हैं यहाँ पे। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम we have one nucleus जिसका चार्ज है प्लस का Ze। why we have taken Ze? Because for helium we have taken an electron out but still two protons are there। हमारे पास सॉरी उसके अंदर हमारे पास वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन हो सकता है, तो हीलियम में हो गया हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, इन सब का जो Z है H का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, लेकिन इनमें से H में से हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो भी वो हाइड्रोजन के जैसा हो जाएगा, लिथियम प्लस 2 कर लो तो भी हाइड्रोजन के जैसा हो जाएगा, पर इनका Z तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमें न्यूक्लियस तो क्या लेना पड़ेगा, Ze ही लेना पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस Ze। सो हमारे पास एक एटम हमने दिया है उसमें प्लस Ze चार्ज जो है वो न्यूक्लियस का है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही लेना है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, -e। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ले लिया -e है, करेक्ट। उसका मास कितना है, m है। न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का मतलब है He प्लस, वेयर वी हैव टेकन वन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम, सो नाउ इट इज जस्ट आयन, सो सिंगली आयोनाइज्ड एटम हो गया ये, इसके लिए Z इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, तो डबल उसका आयनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी लिथियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, बट Z क्या लेना पड़ेगा, 3 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी अस्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इनिशियली वी आल्सो अस्यूम दैट द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हैवी कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, न्यूक्लियस जो है वो स्टेशनरी है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड वी नो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 1/1836 टाइम्स कम होता है, तो लगभग 2000 गुना हल्का है इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से 2000 टाइम्स लाइट है, तो हम जो 2000 टाइम्स हैवी वाला पार्टिकल है उसको हम हैवी, इनफाइनाइटली हैवी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूक्लियस को इनफाइनाइटली हैवी मानेंगे, ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली अस्यूम दैट द न्यूक्लियस रिमेन फिक्स्ड, और क्योंकि वो इतना हैवी है तो कूलम फोर्स इलेक्ट्रॉन भी उस पे लगाएगा लेकिन न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा, ओके। नाउ दिस कंडीशन ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, अब हमें पता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में मूव करना है तो वी वेरी वेल, हमें मतलब बहुत अच्छे से पता है कि सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और यहाँ पर सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स लग रहा है। सो कूलम फोर्स जो होगा वही क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सो कूलम फोर्स होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, सो K की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 which is the charge of nucleus that is Ze, and Q2 which is the charge of electron which is E, and this is R which is the distance between nucleus and electron. In the diagram we can see the distance is given by small r, so R square. Now this force is providing for the centripetal force, or what is the formula for centripetal force, it is mv square upon r। ओके, सो कंडीशन 1 जो है वो हमारे पास हो गया कि कूलम फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स को कर रहा है कंपनसेट, मतलब उसके इक्वल है। सेकेंड चीज हम जानते हैं कि अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो एल का फॉर्मूला हम जानते हैं आर क्रॉस पी होता है, करेक्ट। हमारे पास जब भी पार्टिकल यहाँ पे होगा तो आप एक चीज देख सकते हैं कि वेलोसिटी तो उसकी इस डायरेक्शन में है और आर जो है वो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, सो आर वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, करेक्ट। तो एल का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, यानी कि आर पी साइन थीटा, लेकिन थीटा हम देख रहे हैं कितना है, 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, इट इज 1, सो ओनली आर एंड पी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इट इज mv, तो आर एम वी और वी कैन से एम वी आर, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, L इज इक्वल्स टू एम वी आर,
और अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि वो क्वांटाइज होता है, वो कितना हो जाएगा, NH/2 हो जाएगा, वेयर n कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर अपन न्यू, ये हमारे पास n को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से अगर मैं सिर्फ इस v की वैल्यू निकालूंगी, ध्यान रखना इट इज नॉट न्यू, ये वेलोसिटी है, यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NH/2 तो रहेगा ही, साथ में m और r जो है वो नीचे आ जाएगा, m और r नीचे आ जाएगा, एंड वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। नाउ अगर ये v की वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में आप रखिए सिर्फ ZE² को, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं ZE² को, तो हमारे पास यहाँ से बाकी सब चीजें जो है वो हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी चेंज। तो ZE² को एक साइड में रख रहे हैं, यहाँ से r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला r ऊपर भेज देते हैं, करेक्ट, ये वाला 4πε0 भी इधर भेज देते हैं, 4πε0। तो हमारे पास ZE² की वैल्यू कितनी आ गई, 4πε0 mv²r, तो 4πε0 mv²r आ गया, करेक्ट। अब हमें v की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है, पुट कर देते हैं, तो 4πε0 m और r ये तो हम रख देते हैं एज इट इज, और यहाँ पर रख देते हैं v², तो v² की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। जो भी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कीजिए, रिमेनिंग क्वांटिटीज को वापस लिख लेंगे, तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला। अब हमारे पास इधर आ रहा है ZE² और इधर आ रहा है ये वाला टर्म जहाँ पे सिंपली r 1 पावर के साथ यही है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके r की वैल्यू निकालेंगे, आप सोल्व कर लीजिएगा, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n। अगेन हमें पता है कि n की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और वो वैल्यू 1 से शुरू होती है। ये r की वैल्यु जब है, r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास देखो क्या है, v की वैल्यू, वेलोसिटी जो है वो कितना था, NH/2πmr, तो जो r की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 4 में मिली है, ये r की वैल्यू यहाँ से उठा के और यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे फॉर द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ZE² 2NH/0। तो हमें रेडियस भी मिल गई, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो रेडियस और वेलोसिटी हमारे पास आ चुका है, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ तक ये चीजें आ चुकी है। अब ये थ्योरी पे अपन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अब अपन जाएंगे, देखिए यहाँ पे द पोटेंशियल एनर्जी एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस r। हमारे हमारे पास अब हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब मूव कर रहा है तो इसकी टोटल एनर्जी जो है वो दो तरह की एनर्जी में होगी। देखो, जहां पर भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आपने देखा होगा, अगर Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन r होता है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है -F.dr, जो कि आपने यूजी में पढ़ा हुआ होगा। सो हमारे पास जब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम उसकी डेफिनेशन क्या देते हैं कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन जो होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, K Q1 Q2 अपॉन r², करेक्ट। तो यहाँ पर हमें कहाँ लाना है, इन्फिनिटी से r तक में लाना है, तो फॉर्मूला आप देखिएगा वो r से इन्फिनिटी लिमिट जाएगी क्योंकि हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया है। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द वर्क डन इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। आप ये भी कह सकते हैं अगेंस्ट, क्योंकि अभी अपन को उल्टा क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली अपन जनरली क्या डेफिनेशन देते हैं कि इन्फिनिटी से फील्ड के अगेंस्ट r डिस्टेंस तक लाएंगे, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी से r तक। अब ऑलरेडी अट्रैक्शन लग रहा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए है, तो यहां से तोड़ के, यहां से ब्रेक करके इस फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को कहां तक ले जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक ले जाना पड़ेगा। तो लिमिट शुरुआत कहां से करेंगे, r से, लेके कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ऑलरेडी फोर्स कितना लग रहा है, F, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, -F लगाना पड़ेगा। दैट इज वाई U का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, -F
डॉट डी आर, और एक ही डायरेक्शन में है तो एफ डी आर हो गया, लिमिट लग जाएगी आर से इन्फानाइट, और हमारे पास फोर्स जो है हमने देख ही लिया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी ये। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली है ऊपर इक्वेशन के अंदर, वहां से वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 से मिली हुई है या इक्वेशन 2 में देख लीजिएगा, वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। टोटल एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, तो काइनेटिक की वैल्यू रख दी और पोटेंशियल की नेगेटिव है। ध्यान रखना हमेशा जहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ही आती है पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारे पास ये हो जाएगा E प्लस, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। ओके, अब ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर हम इसमें आर की वैल्यू रख देते हैं, ये आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ऊपर वीडियो बैक करके आप इक्वेशन 4 में देख लीजिएगा, वहां से आर की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास nth ऑर्बिट में, क्योंकि हमने अभी n ही लिया है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ नहीं रखी है, तो nth ऑर्बिट में हमारे पास टोटल एनर्जी हाइड्रोजन की आ जाएगी ये, और यही आपने 11 12 के अंदर पढ़ा है। सो वी सी द क्वांटाइजेशन, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनर्जी जो होती है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। हमें पता कैसे चलता है कि क्वांटाइज्ड है, जहां जहां पर n आ जाए, और अगर n की वैल्यू 1 2 3 ही हो सकती है, कोई इंटीजर नंबर ही हो सकती है, और बाकी टर्म जो है सब कांस्टेंट हो, तो यहाँ मास कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर एटम के लिए z भी कांस्टेंट होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, h प्लैंक कांस्टेंट ऑलवेज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर सिर्फ n चेंज हो सकता है और उसकी वैल्यू भी सिर्फ इंटीजर हो सकती है। सो द क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। एग्जाम में आपके पास सवाल कैसा आएगा, प्रूव दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ L लीड्स टू द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको L इज इक्वल टू एम वी आर, यानी अगर L क्वांटाइज्ड है तो E भी क्वांटाइज्ड होगा, तो ये सारा डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, यहाँ से आपका एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। हाइड्रोजन के लिए अगर अपन वैल्यू देख करें तो ये भी आपने कर रखा है, m की वैल्यू ऊपर फिक्स होती है हमारे पास, E की वैल्यू भी हमारे पास पता है, एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास पता है, H भी हमारे पास पता है। तो एनर्जीज अगर लेते हैं और मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो Z इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1 लेंगे, n इक्वल टू 2 लेंगे और n इक्वल टू 3 लेंगे, तो अलग अलग एनर्जी आ जाएगी। तो E1 कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा, आएगा नेगेटिव ही, E2 आपके पास आ जाएगा ये, E3 आपके पास आ जाएगा ये, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना बता दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, रेडियस और वेलोसिटी निकाली हुई है, बट वो अपन यहाँ पर रेडियस और वेलोसिटी भी निकाली हुई है सिर्फ n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए जो रेडियस निकालेंगे, r का फॉर्मूला ऊपर आपके पास है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो यू विल गेट 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, और वेलोसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी n इक्वल टू 1 के लिए। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की रेडियस और उसकी वेलोसिटी और उसकी एनर्जी आ जाएगी आपके पास में, ये सिंपली मैथ्स है। E4 भी आपके पास आ जाएगा एंड सो ऑन। अब हम बनाते हैं चलिए स्पेक्ट्रम, तो जैसे जैसे हमें एनर्जी मिली है वैसे वैसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले n इक्वल टू 2 के लिए शुरू करते हैं, तो E2 हमारे पास आया था माइनस का 3.39, और अच्छा अब आप देख लीजिए ज्यादा बड़ा कौन सा एनर्जी है। अगर हम मैग्नीट्यूड देखें एक बार, अगर इस माइनस को छोड़ दो तो सबसे कम छोटा नंबर है 0.85, छोटा नंबर है 1.51 बड़ा नंबर है, तो नीचे आना चाहिए 0.85, उसके ऊपर आना चाहिए 1.51, उसके ऊपर आना चाहिए 3.39, बट क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो जो E2 है आपके पास, E2 है उसकी उसका लेवल सबसे नीचे आएगा, और जो E3 है उसका लेवल सबसे नीचे आएगा, और E4 है उसका लेवल, गैप भी ध्यान रखना है, इन दोनों का गैप अगर डिफरेंस निकालोगे तो ज्यादा आएगा, इनका गैप निकालोगे तो कम आएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेवल्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, बल्कि पहले और दूसरे में सबसे ज्यादा गैप होता है, दूसरे तीसरे में और कम गैप होता है, फिर गैप और डिक्रीज होता चला जाता है, लास्ट में जाके वो गैप इतने पास पास में होते हैं कि वो हमें कंटिन्यूअस दिखने लग जाते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब अलग अलग लाइंस दिखेगी ही नहीं जब n इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा, और n इक्वल टू इन्फानाइट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि E प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो n की वैल्यू इन्फानाइट रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, तो एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये तो बनेंगे हाइड्रोजन के एनर्जी के लेवल्स, जिनके बीच का गैप आपको समझ में आ गया है, और 1 जो लेवल है वो सबसे नीचे होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पेज डिफरेंट हो गया, बाकी अदरवाइज 1 से शुरू करना आपको, 1 लेवल, फिर 2 लेवल, फिर 3 लेवल, फिर 4 लेवल, और आगे जाके ये तो अपन को लेवल बने हैं, अभी तक अपन ने स्पेक्ट्रम ड्रॉ नहीं किया है। ओके, नाउ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1
of the hydrogen atom is convenient energy unit. It is called Rydberg, small ry. ध्यान रखिएगा, रिडबर्ग की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है जब आप n इक्वल टू 1 रखते हैं और z इक्वल टू 1 रखते हैं, किसमें, एनर्जी की वैल्यू में। तो एनर्जी की वैल्यू जब n इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 रखेंगे तो उसे हम स्मॉल ry बोलेंगे या फिर रिडबर्ग, कांस्टेंट नहीं बोल रही हूँ, रिडबर्ग बोल रही हूँ। तो 1 रिडबर्ग इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि n इक्वल टू 1 रख दिया है, z इक्वल टू 1 रख दिया है एनर्जी के फॉर्मूले में, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये चीज आपके पास उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी। क्यों, बिकॉज इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हमने n इक्वल टू 1 रखा है, अगर उसको इंफिनिटी पे ले जाना है तो हमें पता है कि -13.6 एनर्जी उसके पास, तो हमें इतनी ही एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हमें प्लस का 13.6 एनर्जी देनी पड़ेगी। और 13.6 एनर्जी जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हो गई। और अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के इंफिनिटी तक ले जाना है तो हमें पता है कि ये कौन सी एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू द इंफिनिटी। तो हमारे पास आउटर मोस्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन को वहां से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए n इक्वल टू 1 में वो मौजूद है, कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 eV। तो दिस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। सो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है और कैसे आपने निकाल ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है, टर्म वैल्यू। जैसे मैंने वेव नंबर बताया वैसे ही टर्म वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल क्वांटम स्टेट्स डिवाइडेड बाय एनर्जी। अगर एनर्जी की वैल्यू को आप -hc से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यूज आएगी वो हमारे पास क्या होगी, टर्म वैल्यूज होगी, और इसको हम डिनोट करेंगे, क्योंकि टर्म वैल्यू है तो t से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास En, एनर्जी की वैल्यू तो ऊपर आई हुई थी, उसे हमें डिवाइड किससे करना है, आपको पता है वो नेगेटिव में आई थी, तो हमें क्या करना है, माइनस का hc से डिवाइड करना है। तो माइनस का hc से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, टर्म वैल्यू होगी। तो Tn का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस का En अपॉन hc, और En की वैल्यू आप ऊपर से रखेंगे तो En नेगेटिव है, एक नेगेटिव हम इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। अगेन n की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस क्वांटिटी is defined as Rydberg constant। पहला था सिर्फ यहाँ पे क्या था, रिडबर्ग था। अब हमारे पास ये वाली क्वांटिटी जो है वो पूरी की पूरी, ध्यान रखिएगा, इस स्मॉल आर वाई में और रिडबर्ग कांस्टेंट में फर्क कितने का आ रहा है, एच सी का आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप, इसमें आपको एच सी नीचे और मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको रिडबर्ग कांस्टेंट मिलेगा। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, और इसे हम आर इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि उसे अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल आर वाई से। करेक्ट, तो रिडबर्ग कांस्टेंट आर इन्फिनिटी होगा, जो कि इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन में हमने न्यूक्लियस को क्या कंसीडर किया था, इनफाइनाइटली हैवी कंसीडर किया था। तो ये हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आर इन्फिनिटी इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल एटम्स, ये सारे एटम्स के लिए हमारे पास होगा। अब हम अगर उस वैल्यू को रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Tn की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास En, ये तो हमने अगर n इक्वल टू 1 लिया था, z इज इक्वल टू 1 लिया था, अगर n इक्वल टू n ही लो और z इक्वल टू z ही लो तो हमारे पास टर्म वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि जो r इन्फिनिटी था वो एनर्जी अपॉन माइनस एच सी था जब n इक्वल टू 1 रखा और z इक्वल टू 1 रखा। अब ये तो हमें रखना ही है, लेकिन n और z को बाकी सारे एटम्स के लिए भी रखना पड़ेगा, तो सिंपली जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप एनर्जी के फॉर्मूले में देख लीजिए एक बार, ऊपर जेड स्क्वायर आ रहा है, नीचे एन स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमें रखना पड़ेगा। बाकी सारी वैल्यू जो है वो आर इन्फिनिटी से डिनोट हो गई है। तो टर्म वैल्यू के फॉर्मूले में हमारे पास आ जाएगा आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। द लोवेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल हैज द लार्जेस्ट टर्म वैल्यू। ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा लोवेस्ट जो लेवल होगा उसकी टर्म वैल्यू हाईएस्ट होगी, क्योंकि जो टी एन है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एन स्क्वायर के। तो एन जितना कम होगा टर्म वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो एन जो होगा मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो होगा उसके लिए टर्म वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, क्योंकि माइनस साइन भी नहीं लगा हुआ है। अब हमारे पास आता है हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, द एनर्जी इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन टर्म ऑफ आर इन्फिनिटी। ई एन जो है अब हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। अब आप सोचेंगे ये कैसे आया, तो ये आपको खुद को पता करना है, क्योंकि अगर इस एच सी को हटा दिया जाए तो यहाँ पर एच सी आ जाएगा, करेक्ट,
और इस माइनस को भी इधर लिखा जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का En अपॉन एच सी, हमें क्या मिल रहा है, आर इंफिनिटी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसको अपन ने क्या बोला था, Tn बोला था, तो ये वाली इक्वेशन आ गई ना वापस। तो इसी वाली इक्वेशन से हमें हमारे पास ये वाला इक्वेशन मिल रहा है, और ऊपर भी आप देख लेना, आर इंफिनिटी की वैल्यू जो ऊपर निकाली है वो वैल्यू पुट करोगे तो वापस आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब जब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इनिशियली ni ऑर्बिट में है और वो किसी नीचे nf वाले ऑर्बिट में ड्रॉप करता है, जिनकी एनर्जी ei और ef है, तो हमारे पास बोर्स पोस्टुलेट से जो फ्रीक्वेंसी वो इमिट करेगा वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ei माइनस ef अपॉन h होगा, करेक्ट। यहाँ पर अपन ei की वैल्यू रख देते हैं और eh की वैल्यू रख देते हैं, तो en की वैल्यू हमारे पास है, तो सबसे पहले ei की निकालते हैं, ei की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर इंफिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन आई स्क्वायर, और EF निकालेंगे तो EF कितना हो जाएगा, माइनस का आर इंफिनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन एफ स्क्वायर। EI की वैल्यू आपको रखना है यहाँ पे और EF की वैल्यू आपको रखना है यहाँ पे, और माइनस करो, जो टर्म कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लो, तो आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा ये, करेक्ट। तो हमारे पास अगर इस C को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो ये मिल जाएगा, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला हो जाएगा ये, करेक्ट। और हम जानते हैं कि न्यू प्राइम अपॉन सी जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/λ के इक्वल होता है, और 1/λ क्या होता है, वेव नंबर होता है, तो इसको अपन क्या रख सकते हैं, वेव नंबर के इक्वल रख सकते हैं, जो कि 1/λ होगा, और राइट हैंड साइड में आपका फॉर्मूला आ जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था, ये बोर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है हमें ये, करेक्ट। हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन के लिए देखो इस एक्सप्रेशन में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो Z इज इक्वल टू 1 रख देते हैं और ये फॉर्मूला वापस रीराइट करते हैं, तो जैसे ही Z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन हमें इस फॉर्मूले में मिल जाएगी, करेक्ट। अब क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन की बात हो रही है तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आर इन्फिनिटी का फॉर्मूला कितना आया था, ये आया था हमारे पास, आर इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये आया था, ओके। अब हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, नॉन वैल्यूज, इन सारे सबके सब कांस्टेंट है, सबके सब कांस्टेंट रखेंगे तो आर इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी ये, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का रिडबर्ग कांस्टेंट आया था उसके ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगेन लाइमन बामर वापस सीरीज बनाते हैं तो इनके लिए इनिशियल वैल्यू लाइमन के लिए 2 होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, फाइनल मतलब NF जो है, NF आपके पास 1 होगा, और NI इनिशियल वैल्यू जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 से 1 में आएगा, 3 से 1 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, तो लाइमन सीरीज मिल जाएगी। सिमिलरली बामर सीरीज में भी क्या होगा, इनिशियली वो या तो 3 4 5 में होगा और ड्रॉप होके किस में आएगा, n इक्वल टू 2 में आएगा। पास्चन में इनिशियली 4 5 6 में होगा, फाइनली ड्रॉप होके किस में आएगा, 3 में आएगा। ब्रैकेट में 5 6 7 में होगा, ड्रॉप होके किस में आएगा, 4 में आएगा। फंड सीरीज में होगा, किस में होगा, 6 7 8 में होगा, ड्रॉप होके किस में आएगा, 5 में आएगा। तो अब हम बनाते हैं स्पेक्ट्रम, तो ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है, इनका गैप जो है वो एग्जाम में ध्यान रखना, ये देखो गैप यहाँ पे कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो यहाँ से n इक्वल टू 5 4 3 2 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1। मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये मुझे दिखाना है पूरा स्पेक्ट्रम, और छोटा कर देती हूँ एक बार, यस। अब आप यहाँ से देख लीजिए n इक्वल टू 1 हमारे पास हो गया, तो जब सारे n इक्वल टू 1 में आ रहे हैं अपर लेवल से, सो दिस सीरीज इज लाइमन सीरीज, ओके। ये n इक्वल टू 2 में आ रही है तो ये सीरीज हमारे पास हो गई बामर, ठीक है। ये सीरीज n इक्वल टू 3 में आ गई, ये हो गई पास्चन, इसमें हमने ब्रैकेट और फंड वाली नहीं बनाई है, सिर्फ 3 सीरीज बनाई है, लाइमन बामर पास्चन, ठीक है। ये सीरीज हमने यहाँ पर बना ली है, चलिए। सो यहाँ हमारे पास सीरीज हो चुकी है, ये लाइमन सीरीज आ चुकी है, 4 लाइनें मिली इस तरह से हमें, ये बामर की सीरीज आ चुकी है और ये पास्चन की सीरीज आ चुकी है, और इधर हमारे पास वेव नंबर है। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है। अनक्वांटाइज स्टेज एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई काम का भी हमारे पास ये चीज नहीं है, तो इसको अपन को नहीं पढ़ना है। बोर मॉडल एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लेट्स सी आगे इसमें कुछ आता है तो काम का आएगा तो मैं बता दूंगी, नहीं ये भी हमारे किसी भी काम का नहीं है, लीव इट। रेजोनेंस लाइन भी हमारे पास किसी भी काम का नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, स्पेक्ट्रम ही था जो हमने पढ़ लिया। करेक्शन फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास, ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट एग्जाम में एक आध बार पूछ लिया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है।
हमने अभी तक क्या किया था, लेट्स नाउ ड्रॉप द अजम्पशन दैट द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हैवी। अभी तक हमने इनफाइनाइटली हैवी माना था न्यूक्लियस को। अगर अपन न्यूक्लियस को इनफाइनाइटली हैवी नहीं मानते हैं, उसका फाइनाइट मास मानते हैं, तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा, ये अपन को देखना पड़ेगा। सो ये वाली चीज अभी आप छोड़ दीजिए डायग्राम में। इसमें अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये इसका डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगा, बट करेक्शन को एक्सप्लेन करने का आएगा कि करेक्शन क्या होता है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये सब डेरिवेशन नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या लिखना है कि अगर न्यूक्लियस के मास को हम फाइनाइट मानते हैं, तो आपने बीएससी के अंदर पढ़ा होगा कि दो पार्टिकल होते हैं M1 और M2, और उन दोनों की मोशन को एक साथ कंसीडर करना होता है, यानी कि टू पार्टिकल को वन पार्टिकल बॉडी में कन्वर्ट करना होता है। तो कंसेप्ट किसका आता है, रिड्यूस मास का आता है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिख के आना है कि अगर फाइनाइट मास ले लेते हैं न्यूक्लियस का, तो उस वक्त हम इलेक्ट्रॉन के मास की जगह किसका मास लेंगे, हम वहां पे लेंगे रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। रिड्यूस मास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली, ये ध्यान रखना बस। रिड्यूस मास का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो बीएससी के अंदर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द न्यूक्लियन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द न्यूक्लियस, देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये हमारे पास रिड्यूस मास आएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारे जो पुराने फॉर्मूले आपने लिखे हैं, उन सारे फॉर्मूले में जहां आपने नॉर्मली m लिया था, विच वाज इलेक्ट्रॉन्स मास, उसको रिप्लेस कर देना है रिड्यूस्ड मास से, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो आपके पास ये सब कुछ चीजें नहीं लिखनी है, आपके पास यहाँ पे ये भी नहीं लिखनी है, क्योंकि डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप बस इलेक्ट्रॉन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए। इफ यू रिमेम्बर, ये वाला फॉर्मूला ही हमको पिछली बार मिला था, बस इस म्यू की जगह क्या क्या था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था। तो जब फाइनाइट मास का न्यूक्लियस लेंगे, तो उस वक्त मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिप्लेस कर देंगे रिड्यूस मास से, और फॉर्मूला ये लिख देना है, दैट विल बी इनफ। ओके, और आपको कुछ भी नहीं करना है। नाउ वेरिएशन इन रिडबर्ग कांस्टेंट ड्यू टू फाइनाइट न्यूक्लियर मास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट में क्या डिफरेंस आएगा अगर फाइनाइट मास लेते हैं तो सबसे पहले हमने इनफाइनाइट वाले न्यूक्लियस के लिए तो रिडबर्ग कांस्टेंट निकाल लिया था, हमें R इंफिनिटी निकाला था, करेक्ट। और हमने अभी अभी देखा था कि अगर हमारे पास फाइनाइट मास है, तो इस m की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, रिड्यूस्ड मास लेना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमारे पास रिड्यूस मास लेना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस जो है अगर उसका मास कैपिटल M है, तो R इंफिनिटी का फॉर्मूले में बाकी कोई टर्म चेंज नहीं होंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा, प्लैंक कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट एज इट इज रहेगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एज इट इज रहेगी, लेकिन जो स्मॉल m है जो कि इलेक्ट्रॉन का मास था, वहां पे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस, और ये आ जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M, जहां पर म्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये। ठीक है, तो R इंफिनिटी आ चुका है और R M आ चुका है। इन दोनों में अगर रिलेशन निकालते हैं, तो रिलेशन क्या मिलेगा हमें, रिलेशन हमें मिलेगा, यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देते हैं, तो R इंफिनिटी अपॉन R M, करेक्ट। तो देखो E4 से E4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे वाले टर्म से नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच रहा है M, नीचे बच रहा है म्यू, तो ये M आ जाएगा और यहाँ पे म्यू आ जाएगा। म्यू का फॉर्मूला आपके पास कितना है, ये है, करेक्ट। इसमें हम दोनों ऊपर भी देखो M से डिवाइड कर दो और नीचे भी M से डिवाइड कर दो, तो ये वाला फॉर्मूला कितना मिलेगा, M अपॉन यहाँ पर आ जाएगा M बाय कैपिटल M प्लस 1, ये आ जाएगा, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको म्यू का। तो ये वाला म्यू का एक्सप्रेशन हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो M अपॉन 1 प्लस M अपॉन कैपिटल M से M कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा R इंफिनिटी, मतलब R इंफिनिटी अपॉन R M जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 1 अपॉन M अपॉन, ये रिलेशन मिल जाएगा। इस रिलेशन से अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे RM की वैल्यू, तो RM उधर भेज दो और ये 1 प्लस M को इधर लेके आ जाओ, तो RM जो है R इंफिनिटी अपॉन दिस। तो रिडबर्ग कांस्टेंट में क्या रिलेशन है फाइनाइट में और इनफाइनाइट में, वो आपको यहाँ पता चल गया कि फाइनाइट न्यूक्लियस का रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो इनफाइनाइट इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस के रिडबर्ग कांस्टेंट से जब इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर फाइनाइट nucleus. So hence we can say Rm is less than R infinity by a factor of this. Okay? अब ये डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होगा क्योंकि सबके मास डिफरेंट होते हैं। R इंफिनिटी तो हमें पता था, शुरुआत में हमने निकाल लिया था, ये होता है, करेक्ट।
एंड फॉर द मोस्ट एक्सट्रीम केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए अगर अपन लेते हैं तो स्मॉल m है इलेक्ट्रॉन का मास और कैपिटल M है प्रोटॉन का मास। तो हम जानते हैं दोनों का रेशियो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के 1/1836 होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन के मास के इक्वली माना जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, प्रोटॉन ही होता है सिर्फ। तो m/m की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है 1/1836। तो अगर इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास RH की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी वैल्यू पुट करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि RH जो है वो R इंफिनिटी से कितना कम है, लगभग 2000 गुना कम है, विच इज वेरी नेचुरल। बस इतना ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये भी आपको नहीं बनाना है डायग्राम। और अब आपको उनको क्या करना है, तो हाइड्रोजन की तो बात अपन ने कर दी। अब अगर हाइड्रोजन लाइक एटम करें, यानी कि हीलियम प्लस की बात करें, लिथियम प्लस 2 की बात करें, तो इनके लिए स्पेक्ट्रम का वेव नंबर क्या होगा, तो वेव नंबर होगा 1/लैम्डा और R इंफिनिटी। इस बार हमें Z मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हमने Z = 1 ले लिया था, अभी अपन नहीं ले सकते। बाकी लाइमन सीरीज और सेम यही रहेगी, है ना, सॉरी यहाँ पर ये रहेगा इनफाइनाइट के लिए, और अगर फाइनाइट के लिए लेते हैं तो R इंफिनिटी जगह कितना आ जाएगा, RM आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए लेना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Z तो 1 हो जाएगा, और RM की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, RH मिली थी, ये आ जाएगा। Z = 2 के लिए लेते हैं तो Z2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और RHE आ जाएगा, बाकी ये एज इट इज रहेगा। लिथियम के लिए लेंगे तो Z = 3 आ जाएगा, 9 RLI आ जाएगा। इसके अलावा बेरिलियम के लेंगे तो Z = 4 16 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूले हमारे पास चलते रहेंगे यहाँ पर। डिटर्मिनेशन ऑफ m/mh, ये प्रोबेबली देख लेते हैं एक बार। द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे तो R इंफिनिटी प्लस m/mh आया था, और m/mh की वैल्यू हमें पता है। इसी तरह अगर हीलियम के निकालेंगे तो R इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस m/he आ जाएगा, करेक्ट। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ हीलियम जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास जो आता है वो कितना होता है, 4 टाइम्स हाइड्रोजन के इक्वल आता है। 4 टाइम्स हाइड्रोजन के इक्वल क्यों आता है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में हमारे पास 1 प्रोटॉन होता है। तो और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो हाइड्रोजन में है 1 प्रोटॉन और हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो एक तरह से कह सकते हैं 4 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। तो जो हीलियम का मास होगा वो हाइड्रोजन का मास का 4 गुना होगा। तो MHE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स MH, करेक्ट। तो यहाँ से अगर अपन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, RHE आ जाएगा, और ऊपर से हमने RH की वैल्यू निकाल रखी है, तो RH और RHE को डिवाइड करेंगे तो R हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का रेशो। कैंसिल आउट करेंगे इन दोनों को या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, आप ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, खुद कर लेना ये वाला सॉल्व, आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ऑल द एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, बट पढ़ लो, 2 का कंपेरिजन आपके पास हो जाएगा। ये चीजें हमारे पास किसी काम की नहीं है। डिस्कवरी ऑफ हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए, ड्यूटीरियम होता है। सो फाइनाइट मास ऑफ द न्यूक्लियस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ ड्यूटीरियम, हैवी हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटीरियम होता है। ड्यूटीरियम होता क्या है, पढ़ा है आपने, इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। इट्स न्यूक्लियस हैज अ मास ऑलमोस्ट एग्जैक्टली डबल ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसका मास हाइड्रोजन का डबल है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो एक ही प्रोटॉन होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, या तो 2 प्रोटॉन होंगे या 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा। सो लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का रिडबर्ग कांस्टेंट तो हम पढ़ चुके हैं, ये होता है। ड्यूटीरियम का करने के लिए हमारे पास D लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि क्योंकि ड्यूटीरियम का मास जो होता है, ड्यूटीरियम का मास जो होता है वो हाइड्रोजन के मास का डबल होता है, तो MD की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 2MH रख सकते हैं। तो यहाँ पर R इंफिनिटी की वैल्यू ये आ जाएगी 1 प्लस m/mh, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो आता है 1/1836 आ जाएगा। और यहाँ पर m/md करेंगे तो md में क्या करेंगे, डबल करेंगे 1836, क्योंकि इसका 2mh के बराबर होता है। तो ये RH आ जाएगा और ये RD आ जाएगा। ड्यूटीरियम का हमें पता चल चुका है, ठीक है। बाकी ये चीजें हमारे पास किसी काम की नहीं है थ्योरी। कंपैरिजन ऑफ H एंड HE प्लस स्पेक्ट्रा, ये भी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, सो विल नॉट गो फॉर इट। हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम है तो हम हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स, आई होप ये हमारे पास, यस ये हमारे पास सिलेबस में है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।